हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था फल और सब्जियों का वर्गीकरण में आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको वर्गीकरण पे अपन में कह सकता हूँ, जैसा कि वर्गीकरण मैंने आपको बताया जिसमें श्वसन के आधार पर, जलवायु के आधार पर, परपरागण के आधार पर, है ना। इस प्रकार मैंने कह सकते जैसा कि मैंने 2-3 करवा दिया था। अब कह सकते तो फलन के आधार पर वर्गीकरण अभी बताऊंगा। एक काष्ठ एवं शाकी के आधार पर वर्गीकरण, परपरागण के आधार पर, वो सभी अपन डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ आपको कसते प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण भी बताया था, जिसमें 3 होते हैं, लघु दिवस पादप, दीर्घ दिवस पादप है और दिवस निष्प्रभावी पादप भी होते हैं, है ना। कह सकते हैं प्रकाश अवधि का उदाहरण जो है 1920 में एलार्ड और गार्डनर ने दी। प्रकाश अवधि पादप पुष्प काल की फ्लावरिंग के प्रभावित करता है ना, क्योंकि एक प्रकाश को विकसित होने के लिए, कह सकते हैं खुलने के लिए कुछ विशेष कह सकते हैं अपन प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे 10 से 12 घंटे कह सकते हैं लघु दिवस, जिसमें 8 से 10 से ज्यादा ही प्रकाश की आवश्यकता होती है घंटे की। दीर्घ दिवस पादप 12 से 14। दिवस निष्प्रभावी पादप कितना ही टेम्परेचर हो, 20 घंटा हो, 24 घंटा हो, आप कह सकते हैं कि 14 से भी ज्यादा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। याद रखना, पपीता, केला, अमरूद, इन ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अपन इसके आधार पर मैंने लास्ट अपना जो है वर्गीकरण था प्रकाश अवधि के आधार पर। अगर मैं बात करूंगा आप फलन के स्वभाव के आधार पर, लोकेशन क्या है। अगर कोई, जैसे मान मैं प्लांट, ठीक है, मैं एक पौधा हूँ, तो मेरे पे जो पौधे जो फ्रूट है उसका फ्रूटिंग कहाँ होगी, लोकेशन क्या है भाई। शीर्ष भाग पर होगा, कक्षस्थ एक्सिलरी फ्रूट बेयरिंग में होगी या मिक्सड हो गए, तो अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, चलो। फलन स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण। फलन स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण। फलन स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण क्या है अपने, देखो कोई एक फ्रूट जो पौधा होता है उसमें अलग अलग फलन लोकेशन होते हैं। तो अपन जो कह सकते हैं फलन स्वभाव का तात्पर्य हो ये है कि किसी फल वृक्ष में फल लगने की स्थिति क्या है, क्या है इसका तात्पर्य क्या है। फलन स्वभाव का तात्पर्य है ना, तात्पर्य है कि पौधे में फल लगने की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है। आया, ठीक है। फलन स्वभाव का तात्पर्य होता है कि पौधे के किसी भाग में या तो शीर्ष भाग पर फ्रूट होगा, जैसे मतलब समझना, देखो ये कोई एक प्लांट है, ये पत्ते है इसकी, ठीक है। चलो, या तो कह सकते हैं जैसा कि कक्षस्थ शाखाओं में या तो फ्रूटिंग यहाँ होगी, या तो शीर्ष भाग में जो नई शाखाएं आती हैं शीर्ष भाग पे, या तो फ्रूटिंग यहाँ लगेंगे, है ना, या फिर यहाँ पे लगेंगे। या अभी कह सकते हैं जैसा कि ये नई शाखा है, पौधे की शाखा है, तो या तो यहाँ पर फ्रूटिंग होगी। तो इसके आधार पर अगर न्यू देखेंगे कि पौधे में फ्रूटिंग कहाँ होती है, उसका लोकेशन स्थिति क्या है, तो उसके आधार पर मैं वर्गीकरण बताऊंगा। और फलन स्वभाव के आधार पर अगर मैं वर्गीकरण की बात करूंगा तो 3 प्रकार से थे। कौन कौन से होते हैं वो देखना। एक तो टर्मिनल फ्रूट बेयरिंग होता है, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ फलन। दूसरी की बात करें तो दूसरी का होता है, अपन कह सकते हैं एक्सिलरी फ्रूट बेयरिंग, कह सकते हैं जैसे कि कक्षस्थ फलन, है ना, याद रखना। अगर मैं तीसरी की बात करूं तो मिक्सड फ्रूट बेयरिंग, जिसको बोलते हैं मिश्रित फलन, ठीक, याद रखिएगा। ये 3 प्रकार से होते हैं, तो देखना। अगर मैं इसके वर्गीकरण की बात करें तो इस 3 प्रकार से होता है।
एक तो होता है मिक्सर फ्रूट बेयरिंग, दूसरा होता है अपने पास कक्षस्थ फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिलरी फ्रूट बेयरिंग। अगर नो कहें अपन तो इसका एक होता है टर्मिनल फ्रूट बेयरिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शीर्षस्थ फलन। होगा तो याद रखना कि फलन स्वभाव के आधार पर अगर अपन जो देखें तो फलन में जो पौधे की जो है उसके लोकेशन देखें, फ्रूटिंग कहाँ होती है, तो एक होता है अपने पास टर्मिनल फ्रूट जिसको शीर्षस्थ बोलते हैं, एक होता है कक्षस्थ फलन जिसको एक्सिलरी फ्रूट बेयरिंग बोलते हैं, एक होता है मिक्सड। ये देखना अब अपन जो कर सकते हैं इसके कुछ, इसके देखो इसमें दो आते हैं अपने पास मिक्सड में, एक तो आता है बेटा नींबू और एक आता है अनार। इसके दो एग्जाम्पल हैं, क्या बेटा दो एग्जाम्पल है, एक तो नींबू है एक अनार है। आपने कभी देखा होगा जैसे ये पौधा होता है, ठीक है, जैसे ये एक पौधा है नींबू का, ठीक है, इनमें कांटे लगे होते हैं ऐसे, तो उसकी फ्रूटिंग जो है अपन कसते शीर्ष यहाँ पे हो जाती है, यहाँ भी हो जाती है, यहाँ भी हो जाती है, मतलब कहीं पर भी कौन सी भी टहनी या कौन सी भी शाखा पर इसके अपन को कह सकते हैं फ्रूट दिखाई देंगे, है ना। ये याद ना, कोई इसकी कोई एक विशेष नहीं कि एक शीर्ष भाग पर या मध्यम भाग पर ही कह सकते हैं फ्रूटिंग होगी, इसकी कोई लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। चलो अब आते हैं कक्षस्थ शाखा। कक्षस्थ शाखा की अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। कक्षस्थ फलन जो होता है एक्सिलरी फ्रूटिंग जो बेयरिंग हुआ है वो भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो पुरानी शाखा या नई शाखा, नई शाखाओं में एक होती पुरानी शाखाएं। आया, अब पुरानी शाखाओं में वे फल आते हैं बेटा, अगर उदाहरण तौर पर अगर हम बात करें तो शीतोष्ण फल, आपने उधर पढ़ा होगा शीतोष्ण फल क्या होता है, क्योंकि ऐसे फल इसके अंतर्गत तो ऐसे फल होते हैं, ऐसे फलदार वृक्ष होते हैं जिनको अपना जीवन काल पूर्ण करने के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। अब ठंडी जलवायु जैसा कि जम्मू कश्मीर बताया मैंने, लद्दाख बताया, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इस प्रकार जैसे कि कह सकते हैं सबसे ज्यादा मैंने ये भी बताया आपको कि शीतोष्ण जलवायु का राजा किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था सेब, क्या होता है बेटा सेब होता है। तो इसमें आ जाएगा एक तो सेब, क्या आ जाएगा, सेब है, अनानास है, आलू बुखारा है, याद रखना सेब है, अनानास है ना, सॉरी नाशपाती है ना, नाशपाती, सेब है, नाशपाती, आलू बुखारा, ये सभी कह सकते हैं पुरानी शाखाओं में दिखाई देगी। अगर अपन जो कह सकते हैं जैसे कि पुरानी शाखाओं में देखें अमरूद है, पपीता है, आंवला है, बेर है ना, अमरूद है, पपीता है, आंवला है, बेर है, अगर करौंदा है ना, याद रखना यह कह सकते हैं अपन नई शाखाओं में दिखाई देगा, है ना। इसमें प्रोटीन कहाँ होगी, क्योंकि कक्षस्थ शाखाएं हैं, क्योंकि देखो जैसा ये पौधा है, आपने कभी अमरूद का पौधा देखा होगा, उसकी प्रोटीन कहाँ होती है, ये देखो ऐसे शाखाएं होती है इसकी, देखो तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे, अमरूद कहाँ लगे, यहाँ दिखेंगे। लेकिन अगर वो न्यू होता कटर शीर्षस्थ शाखाओं, अगर यहाँ होती, क्योंकि नई शाखाओं में आता है लेकिन कहाँ होती है, कक्षस्थ शाखाओं में, इन नई शाखाओं पर आते हैं ना। अगर इस पे यहाँ पर अगर नई शाखाओं पर आता है तो किसमें आता है, टर्मिनल कक्षस्थ शीर्षस्थ भाग में, शीर्षक मतलब जैसे ऊपरी भाग पर, क्या होते हैं ऊपरी भाग में, ठीक है, याद रखना। अगर मैं इसकी और बात करूं शीर्षस्थ में, तो इसके भी दो होते, एक तो नई शाखा
नई शाखाएं, एक होती है पुरानी शाखाएं। अगर इसमें देखें एक तो कटहल है, क्या जाएगा बेटा, एक तो कटहल आ जाएगा। अगर एक कर सकते हैं जैसे कि कटहल के बाद आते हैं एक और आता है जैसे कि बेल पत्र, आपने देखा होगा, इससे मतलब ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। तो आपने ये देखना बेल पत्र की जो नई शाखा ऐसा आती है तो यहाँ पर बेल पत्र आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बेल पत्र दिखाई देगा। तो याद रखना, एक तो बेल पत्र आ जाता है जिसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, अगेल मार्मिलोस। क्या होता है बेटा, अगेल मार्मिलोस, है ना। अगर पुराने में देखें तो इसमें अगर पुरानी शाखाओं में अगर देखें तो आम है, केला है, आम है, केला है। अगर और कह सकते हैं जैसे कि अनानास है, लीची। क्या हो जाएगा, अनानास, लीची। ये कुछ इसके विशेष उदाहरण है, तो याद रखना। अगर मैं कहूं फलन स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण देखें, इसमें आप एक संतरा भी लिख सकते हो ना, संतरा। याद रखना, अगर मैं फलन स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण देखूं तो फलन स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण देखें तो फलन स्वभाव का तात्पर्य क्या होता है, पौधों के फलन लगने की स्थिति क्या है। तो देखो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो टर्मिनल शीर्षक, पौधे के शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग पर भी कहां पर, नई शाखाओं पर। तो एक तो याद रखना एग्जाम्पल, देखो एक तो कटहल होती है और एक होता है बेलपत्र, ठीक है। आप कभी कभी इनके पौधे देखा करो, वहां से याद होगा। कटहल है, बेलपत्र है। नई शाखाओं पर आएगा, पुरानी शाखाओं पर आम है, केला है, अनानास है, लीची है। ये कुछ विशेष उदाहरण याद रखना। नई शाखाओं में देखें तो अमरूद है, पपीता है, आंवला है, बेल है, बेर है। उतार ले। चलो अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा अपना पास वर्गीकरण और है, शाक्य और काष्ठ के आधार पर वर्गीकरण, उसको भी देख लेते हो क्या होता है। देखो बिल्कुल छोटा सा आगे, काष्ठ एवं शाक्य के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। चल एक होता है अपने पास सबसे पहले शाक्य। देखो शाक्य क्या होता है और काष्ठ क्या होती है। देखो शाक्य होते हैं क्योंकि वे वृक्ष होते हैं जिनमें आप जैसे मतलब ये पौधा है, ठीक है, मैं पौधा हूं, तो इसमें अगर मेरे पे अगर कुछ हार्ड वुड लकड़ी पाई जाती है, अगर कठोर लकड़ी पाई जाती है, तो वो किस में आएगा, काष्ठ। जिसमें जिस तने में अगर स्टेम अगर तने में किसी विशेष पौधे में अगर आपको तने में अगर लकड़ी दिखाई दे, क्या दे, लकड़ी वुड दिखाई दे, तो आप किस श्रेणी में रखोगे, काष्ठ है। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण तौर पर देखें, जैसे बेर है, आंवला है, आम है, अनार है ना। ये कुछ वो उदाहरण होते हैं। जैसे बहुत सारे जो लकड़ी वाले जो कुछ, जैसे कि अगर मान लो काष्ठ होता है बेटा, जैसे अगर मान लो ये कुछ टहनी है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कट की आवाज आ जाती है, ठीक है। अगर मैं शाक्य को देखूं तो इसमें एक लकड़ी नहीं है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो पूरा क्या है, झुक जाएगा, ये क्या टूटेगा नहीं, ठीक है। तो शाक्य का मतलब जैसे कि केला, इसमें तना में वुड का अभाव होता है, मतलब लकड़ी का अभाव होता है। ये भी याद रखेगा। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो इसमें एक तो पार्श्विक वर्दी होती है, पार्श्विक वर्दी को कैसे, जैसे कि देखना आपने कभी स्ट्रॉबेरी देखना, स्ट्रॉबेरी जैसे मतलब ये पौधा है, तो ये कभी सीधी वर्दी नहीं कर पाएगा। ये क्या होगा, जैसे इस प्रकार वर्दी करेगा, है ना, इस प्रकार, मतलब पार्श्व मतलब पास में, जो क्या है
इसकी वर्दी कैसे जाएगी, पार्श्व साइडों पे इसकी वर्दी होगी। अगर आपने देखना एक केला है सीधी, इसमें जाएगा एक सीधी वर्दी। अब सीधी वर्दी में जैसा केला है, केले में लकड़ी नहीं होती लेकिन उसकी वर्दी कैसी थी, सीधी। और इसमें जाएगा स्ट्रॉबेरी। ये उदाहरण तौर पे इसको याद रखिएगा, है ना, याद रखना। एक छोटा सा अपना उदाहरण था तो याद रखना। अब आता है पर परागण के आधार पर वर्गीकरण, देखना। चल पर परागण के आधार पर वर्गीकरण। परागण के आधार पर वर्गीकरण, देखो परागण के आधार पर वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले आता है अपने पास स्वपरागण, स्वपरागण या स्वनिषेचन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण परपरागण, स्वपरागण स्वनिषेचन होता है। अब स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन वो देखना, उसकी परिभाषा देखना। स्वनिषेचन या स्वपरागण का तात्पर्य क्या है कि एक ही पुष्प एक ही है जिसके नर मादा दोनों मिलेंगे। जैसे समझना, कोई ये पौधा है, कोई ये पुष्प है, ठीक है। ये क्या है, नर भाग, याद रखना। देखना स्वपरागण क्या होता है, ये क्या है, नर भाग। नर भाग को अपन क्या बोलते हैं, इसको पुंकेसर। क्या बोलते हैं बेटा, पुंकेसर। इसको एंथर भी बोलते हैं, अरे इसको बोलते हैं अपन मादा भाग। मादा भाग मतलब जायन। आया, पुष्प एक ही है, ये क्या है, पुष्प तो एक ही है। अब दोनों में क्या होगा, निषेचन। जब इसके जो ये पोलन है, पराग है, इसमें जाएंगे तो यह क्या होगा, निषेचन। अब जब निषेचन होगा तो किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण होगा, क्या होगा बेटा, बीज का निर्माण होगा। तो याद रखना, इसकी परिभाषा ये होती है कि स्वपरागण का तात्पर्य ये होता है कि एक ही पुष्प में नर और मादा, मतलब कह सकते पुंकेसर व जायांग निषेचन के उपरांत जब बीज का निर्माण होता है, निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, स्वपरागण स्वनिषेचन कहते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो अपन कह सकते हैं जैसा कि क्लेस्टोगेमी, एक होमोगेमी। क्लेस्टोगेमी का मतलब क्या होता है, निमिलित पुष्प। क्या होता है बेटा, निमिलित पुष्प। और कह सकते हैं होमोगेमी का मतलब क्या होता है, संपुष्पता। क्या होती है, संपुष्प। उसके बारे में अपन डिस्कस करें। चलो तो इसकी परिभाषा क्या होती है, स्वपरागण का तात्पर्य है कि एक ही पुष्प में नर व मादा भाग। स्वपरागण का तात्पर्य कि एक ही पुष्प में उपस्थित नर और भाग मतलब कह सकते पुंकेसर व जायांग दोनों
क्या होगा बेटा, नर और मादा जो है कह सकते हैं पुंकेसर और जायांग जो है कह सकते हैं अपन दोनों निषेचन करेंगे, निषेचन होगा। निषेचन करने में समर्थ हो। निषेचन के उपरांत बीज का निर्माण करते हैं, उसे स्वपरागण कहा जाता है, उसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। आया, चलो सेल्फ पोलिनेशन। अगर मैं कह सकता हूं इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक होता है क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी का मतलब होता है निमिलित पुष्प, एक होता है होमोगेमी। क्या बेटा, होमोगेमी, इसको बोलते हैं संपुष्पता। चल क्लेस्टोगेमी क्या है भाई, देखो क्लेस्टोगेमी क्या होता है, इससे बंद फ्लावर, मतलब कह सकते हैं क्लोज फ्लावरिंग भी बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज फ्लावर भी बोलते हैं। और अपन यूं कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत फूल निषेचन के पूर्व नहीं खुलते, क्योंकि जब तक निषेचन नहीं होगा जब तक फूल नहीं खिले। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे क्लोज फ्लावर भी कहते हैं, है ना, याद आना, इसे क्लोज फ्लावर भी कहते हैं। अगर इन्हों कहें अपन इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वे फूल आते हैं, वे फूल जो निषेचन से पूर्व पुष्प नहीं खुलता है। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण है जैसा कि नींबू है। देखो परागण के आधार पर वर्गीकरण, सबसे पहले आता है स्वपरागण। स्वपरागण में स्वनिषेचन, सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागण के तात्पर्य क्या है, एक ही पुष्प है, पुष्प के एक ही, जिसमें क्या है नर और मादा, नर मादा जो कभी कह सकते हैं, नर को क्या बोलते हैं पुंकेसर, मादा को बोलते हैं क्या बोलते हैं जाया। ठीक है, निषेचन करने में समर्थ, मतलब निषेचन होगा तो बीज का निर्माण होगा। अगर बीज का निर्माण करने में अगर सक्षम होते हैं तो उसमें बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ये दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कौन कौन से होता है, एक तो होता है बेटा क्लेस्टोगेमी जिसको अपन निमिलित पुष्प बोलते हैं, और होमोगेमी संपुष्पता। देखो क्लेस्टोगेमी क्या होता है कि जिसे क्लोज फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत फूल निषेचन के पूर्व, निषेचन से पहले ही खुलता नहीं है, है ना, इसमें फूल नहीं खुलेगा। अगर कर सकते हैं होमोगेमी, होमोगेमी क्या है भाई, संपुष्पता। तो याद रखना, जैसे मतलब ये वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वर्तिकाग्र जो ये नर होते हैं, ये नर क्या होते हैं बेटा, जो नर जो भाग होते हैं पराग, वो नीचे झुक जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, नीचे झुक जाते हैं, नीचे झुक कर क्या है वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। तो याद रखना क्या होते हैं, संपुष्पता। संपुष्पता के अंतर्गत नर भाग जो है, अपन कह सकते हैं एंत्र जो भाग है, वो एंत्र भाग जो है वो कहाँ है, स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, झुक कर कहाँ जाते हैं, वह वर्तिकाग्र में आ जाते हैं। याद रखना, जिसे क्या बोलते हैं अपन, संपुष्पता कहा जाता है, संपुष्पता कहते हैं, है ना। तो याद रखना कि जो एंत्र जो है, नर भाग जो है वर्तिकाग्र पर झुक कर नीचे आ जाते हैं, जिसमें भी क्या होगा, तो याद रखना उसमें भी स्वपरागण होगा। क्या होगा, स्वपरागण होगा। क्या होगा, स्वपरागण होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, स्वयं में तो निषेचन हो रहा है, क्योंकि नर भी इसमें है, वर्तिकाग्र भी इसमें एक ही पुष्प है। तो याद रखना इसके कुछ उदाहरण है, तो उदाहरण याद रखना, कस्ते जैसा कि पालसा है, खुमानी है,
आलू बुखारा है, खुमानी है, आलू बुखारा है ना, ये याद रखना। अगर और बात करें से कि नींबू वर्गीय फल हैं, नींबू वर्गीय फल है, याद रखना। ये होमोगेमी हो गया। अब इसके बाद है पर परागण। अगर पर परागण की बात करें तो पर परागण क्या है भाई, देखो पर परागण, पर परागण क्या है भाई, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, देखो उसमें क्या है, स्वयं है पुष्प है, उसमें नर और मादा है, दोनों में क्या है, स्वयं निषेचन कर रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन उल्टा है, इसका ऑपोजिट है। कैसे देखना कि पर परागण का तात्पर्य यह है कि नर और मादा तो है, नर और मादा पुष्प में आपस में निषेचन नहीं कर पाते। नर मादा तो पुष्प तो है, क्योंकि जैसे मान लो ये पुष्प है, इसमें मान लो ये पुष्प है, इसमें नर भी है और मादा भी है, लेकिन क्या है, निषेचन नहीं कर पा रहे, निषेचन नहीं होता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो कुछ बाह्य कारक जैसा कि कीट हैं, हवा के माध्यम से पराग आते हैं, पराग को लेकर आते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। क्योंकि एक पुष्प को, इस पुष्प को अगर इस मादा को दूसरे नर के परागण लाकर निषेचन कराया जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण जो है, पूर्ण करते हैं, उसे बोलते हैं पर परागण। तो ये याद रखना है ना, तो इसकी परिभाषा अपन लिखें तो याद रखना। चल, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो इसकी ये होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो पर परागण का तात्पर्य है एक कि, पर परागण का तात्पर्य है कि नर और मादा, नर और मादा भाग, नर और मादा भाग निषेचन करने में असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं बेटा, निषेचन नहीं कर पाते, असमर्थ होते हैं। जिससे बाह्य कारकों के द्वारा, बाह्य कारकों द्वारा निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। पर परागण में दो प्रकार से होते हैं ना, याद रखना। पर परागण में दो प्रकार से, एक तो होमो मोनोसियस होता है जिसको अपन द्विलिंगी बोलते हैं, एक डायोसिस होता है। तो मोनोसिस डायोसिस, डायोसिस को बोलते हैं एक लिंगी। मोनोसियस क्या होता है, देखो मोनोसियस, दूसरा होता है डायोसिस। मोनोसिस क्या होता है, तो देखो मोनोसिस की अगर हम बात करें तो मोनोसिस पौधे के अंतर्गत, याद रखना। क्योंकि मोनोसिस की अगर हम बात करें, कोई जैसे मतलब ये पौधा है, ठीक है, मैं पौधा हूँ, समझना सामान्य भाषा में। मोनोसिस क्या होता है, जैसे मैं पौधा हूँ, मेरे पास नर भी है और मादा भी है एक ही पौधे पर, जैसा समझना। तो मोनोसिस क्या है, देखो यहाँ समझना। मोनोसिस की अगर हम बात करें, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, यहाँ क्या है, अगर मैं यूँ कहूँ यहाँ पर क्या है, नर है तो यहाँ मादा है, यहाँ मादा है तो यहाँ नर है ना, याद ना, यहाँ नर है तो यहाँ मादा है ना, इस प्रकार इसमें होता है। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ पुष्प पौधा तो एक ही है, एक ही पौधे में नर और मादा अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसिस। डायोसिस का इसका ऑपोजिट क्या है, इसमें तो क्या है, नर और मादा अलग अलग स्थान पर है, पौधा एक ही, लेकिन उसमें केस क्या है,
नर और मादा अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, है ना, डायोसिस में, ये याद रखना। तो मोनोसिस की अगर हम बात करें, नर एवं मादा पौधे में अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर मैं डायोसिस की बात करें तो डायोसिस का कैसे अलग अलग पौधे पर होगा, अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर मैं डायोसिस की बात करूं तो अलग अलग, अगर नर एवं मादा जो है अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, उसको तो बोलते हैं डायोसिस। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो मोनोसिस का, अगर कुछ उदाहरण की बात करें तो मोनोसिस का उदाहरण कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखो, मोनोसिस का अगर मैं उदाहरण की बात करें तो देखो, एक तो अखरोट है, अखरोट के बाद आपको और दिखाई देगा जैसे कि कटहल है, अखरोट कटहल है। अगर और बात करें जैसे कि देखो एक और आता है जिसका अंगूर आते हैं ना, मस्कार्डिन अंगूर, उसको भी अपन कह सकते हैं मोनोसिस होता है ना। मोनोसिस का मतलब द्विलिंगी बोलते हैं इसको ना, मस्कार्डिन अंगूर, याद रखिएगा। एक होता है डायोसिस। अगर डायोसिस की बात करें तो डायोसिस क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें नर और मादा दोनों पौधे पर अलग अलग होते हैं, है ना, याद रखना। जैसा कि इसमें पपीता की बात करें, जैसा कि पपीता के बाद और कौन है, पपीता है, खजूर है, पिस्ता है, कीवी है, अरे ये भी याद रखना, खजूर है, पिस्ता है, कीवी है, ये सभी किसके उदाहरण है बेटा, डायोसिस के होते हैं, क्योंकि इसमें पौधे अलग अलग होते हैं, एक पौधे में नर है, एक पौधे में मादा है ना, इस प्रकार दोनों में अलग अलग होते हैं ना। चल इसको उतारो। अब एक बात अपने पास बचता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या है, भिन्न काल परिपक्वता। क्या होती है डाइकोगेमी का मतलब, भिन्न काल परिपक्वता। क्योंकि इन कह सकते हैं डाइकोगेमी का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि नर और मादा के जननांगों का परिपक्व की भिन्न काल परिपक्वता, क्या न्यू कह सकते हैं, जैसा कि अलग अलग समय पर परिपक्व होना के अगला है डाइकोगेमी कहा जाता है। एक होता है प्रोटो एंड्री होता है, एक होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री का होता है नर भाग और प्रोटोगाइनी मादा भाग। तो हमेशा याद रखना कि प्रोटो एंड्री में होते हैं वे अपन न्यू कह सकते हैं जैसे कि किसी भी पुष्प में उपस्थित जो नर भाग जो है, नर भाग मादा जनांग से पहले परिपक्व होना, क्योंकि अगर मादा से पहले नर भाग परिपक्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्री। अगर नर से पहले अगर मादा भाग परिपक्व हो जाती है उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, चल उतारो। चल एक छोटा सा और है अपने पास, देखो डाइकोगेमी, इसको बोलते हैं भिन्न काल परिपक्वता। देखो इसकी परिभाषा अपन जो कहें, डाइकोगेमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुष्प में उपस्थित नर व मादा के जनांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता है, डाइकोगेमी कहलाता है। डाइकोगेमी कहलाता है। आया, ये भी दो प्रकार से होते हैं,
देखो डाइकोटोमी का कर सकते हैं प्रोटो एंड्री, एक होता है मेरे पास प्रोटोगाइनी। गायनी का मतलब मादा, एंड्री का मतलब नर। इसमें क्या होगा, मादा भाग से पूर्व नर भाग परिपक्व होता है। आया, इसमें कर सकते हैं अपन नर भाग से पूर्व मादा भाग का परिपक्व होना। याद रखना। आया, अगर मैं इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो देखो प्रोटो एंड्री का उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे कि नारियल, खजूर है, नारियल खजूर है। प्रोटोगाइनी का अगर हम और बात करें जैसे कि सीताफल है ना, इसमें और सीताफल भी आ जाता है, अखरोट है। याद रखना, नारियल है, खजूर है, सीताफल है और अखरोट है। अगर अपन प्रोटोगाइनी की बात करें तो अपन कर सकते हैं प्रोटोगाइनी की केला है, अनार है ना, केला है, अनार है, चीकू है, ये सभी इसके अंतर्गत उदाहरण आते हैं। चल अपन जो कहे डाइकोटोमी को भिन्न काल परिपक्वता बोलते हैं कि किसी भी पुष्प में उपस्थित नर और मादा, क्योंकि पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं, कि जननांग उनके जो जननांग होते हैं उनके अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता है, डाइकोटोमी कहलाता है। डाइकोटोमी दो प्रकार से होते हैं, प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री में क्या होगा कि जो पुष्प है उसमें नर भी और मादा भी। अगर मादा भाग से पहले नर भाग परिपक्व हो जाता है, मादा भाग लेट परिपक्व होती है, उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्री। प्रोटोगाइनी उससे होते हैं जो मतलब अपन जो कि मतलब नर भाग तो बाद में परिपक्व होगा, उससे पहले नर भाग से पूर्व है मादा भाग परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी कहलाता है ना। इसके कुछ विशेष उदाहरण जैसे केला है, अनार है, चीकू है, नारियल है, खजूर, सीताफल, अखरोट है, इसमें आ जाएगा प्रोटो एंड्री में। आया, चलो तो अपना कह सकते हैं अपने ये वर्गीकरण पूरा हुआ। एक वर्गीकरण और बच रहा है बॉटनिकल नेम के आधार पर, तो उसको अपन कल देख लेंगे। तो आज के सेशन को अपन ये विराम देते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।